दिल्ली के बिल्कुल आउटसाइड ही एक यूनिवर्सिटी को बेस कैंप बनाया गया था दिल्ली के आसपास के सभी क्षेत्रों पे ब्लास्ट करने का। कहानी को पकड़ा कैसे गया, अब हम उस पर चलते हैं। देखिए, ये आपको एक फ्लो चार्ट में दिखा रहा हूं और इसकी कहानी के पीछे असली किरदार है ये पत्र जो 17 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर के अंदर, मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर छापा गया। कई शहरों में, कई जगहों पर एक पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर की कहानी क्या थी? श्रीनगर के अंदर एक पोस्टर टकता है। ये जो आपको लिखा हुआ भाषा दिख रही है, इसमें जैश ए मोहम्मद का नाम, जो कि पाकिस्तानी आतंकी समूह है, उसके नाम पर एक पोस्टर टका। इस पोस्टर में साफ साफ सख्त हिदायत दी गई उन लोगों को जो कि भारत के सुरक्षा एजेंसीज को दुकानों पर बैठने देते हैं, उनके साथ बड़ा मेल मिलाप रखते हैं। उनके अंदर एक भय पैदा किया गया कि हमारे में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो पाक भारत की जांच एजेंसीज को अपने आप पनाह देते हैं, रुकने देते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं, उन्हें हम धमका दे रहे हैं, अगर वो लोग नहीं रुके तो उन्हें गंदे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। ये जो पत्र जैसे ही आया, ये पत्र सबसे पहले प्रकाशित हुआ 19 अक्टूबर को, मतलब पोस्टर लगाए गए। जैसे होता है ना कि भाई धमका दिया गया, पोस्टर पढ़ रहे हैं तो सब बातें। 19 अक्टूबर को जैसे ये पोस्टर बाहर आया, इसके बाद जांच एजेंसीज को पता चला कि यार ऐसे कोई धमका रहा है उन लोगों को। जांच एजेंसी इस बात पर शुरू होती है जांचना कि ये कहां से निकल कर आया है, इस पोस्टर को लिखने वाला कौन है। किसी ने भी नाम पता कुछ दिया नहीं, जैश ए मोहम्मद हेडिंग डाल के लिख दिया। जब इस पोस्टर की तह तक जब पहुंचना शुरू हुआ, तो शोपिया नामक जगह से, शोपिया कहां है? ये रहा शोपिया, बिल्कुल आप ये देखिए, श्रीनगर के दक्षिण के अंदर शोपिया है और यहां पर, और इसी श्रीनगर के पूर्व की तरफ पुलवामा है। तो अब हुआ ये कि शोपिया के अंदर मौलवी है इरफान अहमद, उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये जो मौलवी है ना, ये कुछ लोगों में एक्सट्रीमिज्म भर रहा होता है, कट्टरपंथ का भाषण दे रहा होता है, कट्टरपंथी बना रहा होता है। मौलवी जब यहां से गिरफ्तार होता है, जिसका नाम इरफान है, उससे पूछा जाता है बता भाई कौन आदमी जिम्मेदार है, ये सब काम कर कौन रहा है जिनको तू भड़का रहा है। इसकी जवाबदेही पर एक आदमी का नाम बाहर निकल कर आता है, उसका नाम है डॉक्टर आदिल। बोले ये डॉक्टर आदिल कर रहा है, डॉक्टर आदिल ने ये पत्र लिखा है। बोले यार डॉक्टर आदिल की तो इसी महीने की शुरुआत में शादी हुई है। बोले हाँ, उसी शादी में हम और कई लोग मुलाकात किए थे, वहां ये तय हुआ कि आजकल ऐसा हो रहा है तो क्यों ना इसका बदला लिया जाए। तो साहब डॉक्टर आदिल का नाम इस आदमी ने, मौलवी इरफान अहमद ने लिया। अब मौलवी डर गया था। नहीं, हुआ यह कि डरने के साथ साथ उसकी जितनी भी सीसीटीवी थी ना, जिनसे वो उठ बैठ रहा था, इन आतंकियों ने एक सिग्नल करके सिस्टम यूज करना शुरू किया पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट करने के लिए। मतलब ये डरने के साथ साथ उस घटना से भी समझ गया था कि जांच एजेंसी पकड़ रही हैं कि मेरे सिग्नल्स कहां उड़ रहे हैं। एप्लीकेशन है, लेकिन उसका पता तो चल जाता है ना सैटेलाइट टावर पर कि कहां कहां पर बातें हो रही हैं। इन लोगों ने उसके साथ में जो लोग सीसीटीवी में दिख रहे थे उनके बारे में पूछना शुरू किया, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। जांच एजेंसी जब बैठाकर इसके साथ पूछताछ की तो ये उगल दिया इसने डॉक्टर आदिल अहमद का नाम। जांच एजेंसी 5 नवंबर को पहुंचती है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि यहां पर पोस्टर चिपका के ये यहां क्या कर रहा था? साहब यही तो था व्हाइट कॉलर, अर्थात ये आदमी पूरी तरह से अपनी इमेज ये बनाकर चल रहा था कि मैं तो प्रोफेशनल डॉक्टर हूं। लेकिन इस बीच में इस आदमी ने सितंबर से लेकर नवंबर तक की छुट्टी ली हुई थी, इस बीच में ये सारे कांड कर रहा था। अब क्या होता है इसी मौलवी की जवाबदेही पर, निशानदेही पर फरीदाबाद में 30 अक्टूबर को डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गिरफ्तार होता है। अब ये जो मुजम्मिल है ना, जो गिरफ्तार हो रहा है, ये फरीदाबाद से गिरफ्तार होता है क्योंकि इसने हिंट दिया कि मुजम्मिल भी है इसमें, इसके साथ में वो दोनों मिलकर के कुछ प्लान कर रहे हैं। श्रीनगर से पुलिस आती है, जम्मू कश्मीर पुलिस आती है, हरियाणा पुलिस आती है, जांच एजेंसीज जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो इन दोनों को उठाती हैं और वापस लेकर पहुंच जाती हैं जम्मू कश्मीर, और वहीं श्रीनगर में इनकी तुड़ाई होती है। और फिर इनसे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन है और ये घटना हो कैसे रही है, कौन है तुम लोग, चाहते क्या हो। अब लेकिन ये व्हाइट कॉलर जो डॉक्टर्स थे, ये पुलिस की कुटाई से और इनकी के खिलाफ जो हुई जांच थी उससे ये समझ गए कि अब बचने के रास्ते बंद हो गए। अब ये धीरे धीरे उगलना शुरू किए। उगलना में इधर की तरफ क्या किया, जांच एजेंसी वाले जो हैं वो अनंतनाग के अस्पताल से एक AK-47 बरामद कर लेते हैं, जो कि आदिल अहमद के ही स्टोर से बरामद होती है। तो भाई इसको बता दिया जाता है कि सुन, तू बच तो वैसे भी नहीं सकता, AK-47 तेरे पास मिल गई है, तू तो गया। अब बताए तो बढ़िया है, तू जिंदा रह गया। भाई तू अगर मुजाहिद बनकर खत्म हो जाता, तेरे को लगता कि साहब मैं तो गया और फियादीनी हमला कर लिया, तब तो समझ में आता, लेकिन तू अब गया। तो ये सब लोग धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि साहब फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी है अल फलाह, हमने अपना बेस कैंप वहां बना रखा है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर फोर्सेस पहुंचती हैं 8 नवंबर को।
हमला कब हुआ है? 10 नवंबर को। ध्यान से सुनिएगा। ये इतना तेजी से जांच एजेंसी जोड़ती जा रही हैं तार। 8 तारीख को फरीदाबाद के अंदर अल फलाह यूनिवर्सिटी में बंदूकें, पिस्तौल और विस्फोटक सामग्री मिलती है। अब जब ये विस्फोटक सामग्री मिलती है, इसी बीच में जांच एजेंसी और जब कड़ी पूछताछ करती हैं तो पता चलता है कि इनके मुजम्मिल का जो कमरा है मंजिल तीसरी पर, उसमें 3000 किलो विस्फोटक और रखा हुआ है। मुजम्मिल का जो कमरा था, डॉक्टर मुजम्मिल था ये इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में, उसका बगल वाला जो कमरा था वो डॉक्टर उमर का था, जो भी उसी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर था। एमबीबीएस किए हुए लोग थे। ये असल में डॉक्टर उमर के साथ मिलकर के हमले की प्लानिंग कर रहे थे। ये जो कल हमले में मरा है 10 तारीख को, जिसने ब्लास्ट किया I-20 के अंदर बैठ करके, जिसका डीएनए टेस्ट कंफर्म हो गया है कि हां ये वही था, वो डॉक्टर उमर मुजम्मिल का कमरे का पड़ोसी था। ये लोग मिलकर के प्लान कर रहे थे कम से कम 4-5 जगह पर ब्लास्ट करना। कल I-20 के अलावा एक गाड़ी की और तलाश हो रही थी, दैट इज इको स्पोर्ट, और उम्मीद की जा रही थी कि मतलब ये 4 जगह हमला कर सकते हैं। लेकिन वो जो दूसरी इको स्पोर्ट मिली, उससे डर अभी भी जांच एजेंसीज को है कि वो इको स्पोर्ट खाली मिली है, उसको चलाने वाला व्यक्ति यानी आतंकी अभी भी फरार है, और वो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है। ठीक है साहब। तो 3000 किलो विस्फोटक सामग्री 9 से 10 नवंबर के बीच में। कई बार हम कहते हैं ना जांच एजेंसीज बहुत कुछ कर रही होती हैं, ये तो बाद में आता है तो हमें पता चलता है साहब, आतंकी घटना हो गई तो हमें पता चला, अदरवाइज जांच एजेंसीज ना जाने कितनी परेशानियों को ऐसे ही न्यूट्रलाइज कर रही होती हैं। एक घटना पता चली है तो हम इसके पीछे की कहानी चर्चा कर पा रहे हैं। अब क्या होता है, जब ये सब चीजें मिलती हैं, इसी बीच में फिर एक महिला का नाम निकालते हैं और वो है डॉक्टर शाहीन शहीद। अब ये कौन है साहब? ये डॉक्टर शाहीन शहीद जो है, ये कानपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है साहब, गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज, उसके अंदर कभी प्रोफेसर रही थी। ये तब से जब प्रोफेसर रही, डॉक्टर थी, एमबीबीएस किया हुआ था, वहां डॉक्टरों को पढ़ाती थी। लेकिन ये तब से छुट्टी से फरार थी, लंबे लंबे समय तक गायब रहती थी। तो इसको वहां से बर्खास्त कर दिया गया कि तुम ठीक नहीं हो। फिर ये इसके बाद में मुजम्मिल से मुलाकात की। मुजम्मिल से मुलाकात पिछले 2 साल से कर रही थी, और यही वो महिला थी जो कि जैश ए मोहम्मद हाफिज सईद की बहन के द्वारा शुरू किए गए एक आतंकी ब्रिगेड, जो महिलाओं की ब्रिगेड थी, उसकी भारत में संचालन करता थी। मैं आपसे कह रहा हूं पाकिस्तान से तार कैसे जुड़ रहे थे। तो ये जो डॉक्टर शाहीन शहीद है ना, जो महिला जो है, ये गिरफ्तार हुई लखनऊ से मुजम्मिल की निशानदेही पर कि साहब ये भी हमारे साथ। इनसे पूछा गया तोड़ तोड़ का कि तुम 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक ले कहां से आए? फिर ये उकले कि अरे साहब वो एक महिला है जो 2 साल से महिला होकर और डॉक्टर होकर के ये सारी चीजें जुगाड़ रही है, उस पर कोई डाउट नहीं कर रहा है। वो उठा उठा करके लाती है सारा माल, यहां पर स्टोर कर रही है, और वो किसके जवाबदेही पर, निशानदेही पर कर रही है? जैश ए मोहम्मद हाफिज सईद, उसकी बहन के द्वारा चलाया हुआ एक आतंकी संगठन है महिलाओं का। उस महिलाओं के आतंकी संगठन की निशानदेही पर भारत में महिला आतंकी भर्ती कर रही थी, और ये इस तरह से फरीदाबाद के अंदर चुन चुन करके इकट्ठा कर रही थी अमोनियम नाइट्रेट। आप सोचकर देखिए, 3000 किलो विस्फोटक अगर जाएगा, सीधा सीधा मतलब 30 अनाज की बोरियां, और 30 अनाज की बोरियां विस्फोटक आप लेकर कैसे चलोगे? तो निश्चित ही ये सब्जी के थैले में लाई होगी, 2 साल में बिल्कुल चिड़िया का घोंसला सा बना रही होगी कि एक दिन फोड़ूंगी इन सबको ले जाकर के। इस तरह से सोचो, इसने यूनिवर्सिटी के अंदर ढेर लगा दिया, कितने कमरे कंज्यूम किए होंगे। यह आवश्यकता है जांच एजेंसीज को, हर यूनिवर्सिटी को अब बहुत ही संदिग्ध तरीके से जांचा जाना चाहिए, क्योंकि व्हाइट कॉलर टेररिज्म अगर जगह ले रहा है तो यह बहुत बड़ी टेंशन का विषय है। ऐसे में साहब यहां पर शाहीन शहीद को लखनऊ से गिरफ्तार किया जाता है। दिल्ली में जब यह गिरफ्तार होती है लखनऊ से, इधर उमर के हाथ पांव फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शाहीन शहीद ही थी लेकर के आने वाले, और इधर ये जो उमर था ना गाड़ी में I-20 में बैठा हुआ, ये सारी घटनाएं सुन रहा था इंटरनेट पर। क्योंकि मैं आपसे कह रहा था ना, वो लगातार खबरें डाल रहे थे, इतनी जगह ठिकानों पर हमला, इतनी जगह गिरफ्तार हो गए, अब ये गिरफ्तार, अब ये गिरफ्तार, मुजम्मिल गिरफ्तार, शाहीन गिरफ्तार, तो इनका तो कोई बचा ही नहीं। डॉक्टर उमर को लगा कि भाई अपन तो गए, अब बेहतर है कि इसी गाड़ी में बैठते हैं। तो ये उठा 10 नवंबर के दिन सुबह गाड़ी उठाया और निकल लिया फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ कि भाई अब कुछ तो काम आएंगे। चल दिया गाड़ी लेकर के, दिल्ली में घुसता है, कहीं पुलिस वाले रास्ते में ना रोक लें। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है ये, अगर गाड़ी में सीएनजी किट लगी है, और सीएनजी किट लगी और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के इन दिनों बड़ी सख्ती चल रही है, जब बार बार रोक लेते हैं, बार बार रोक करके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, जांच सर्टिफिकेट, तो उनसे बचने के लिए इसने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी बना लिया कि भाई रोका ना जाऊं मैं। सीधा एंट्री करता है, गाड़ी में फ्यूल भी भरवाता है, सीएनजी भी तैयार रखता है, और तैयारियां अधूरी हैं भाई। 3000 किलो माल रखकर बैठा है, लेकिन गाड़ी में थोड़ा बहुत उठा करके कि थोड़ा बहुत ही सही मैं कुछ तो काम आऊं, जाता है साहब लाल किले के आसपास की मस्जिदों में जाकर के ये नमाज अदा करता है। नमाज अदा करके फिर ये यहां से निकलता है अपने मिशन पर, और जब मिशन पर निकलता है, और शाम को आप 7 बजे धमाके की बात 6:52 पर सुन लेते हैं। उम्मीद है कि अब आप पूरी घटना को रिलेट कर लिए होंगे कि ये घटना कैसे घटी, ये इसके कंठ कहां तक पकड़ में आ गए थे। टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है।
जांच एजेंसीज को इसी I-20 के साथ एक लाल कलर की इको स्पोर्ट भी नजर आई थी, जो इससे ये बातचीत कर रहा था। बाद में जब उसे तलाशा गया तो वो किसी गांव में खड़ी मिली है। खाड़ी तो खड़ी मिल गई, लेकिन उसको चलाने वाला कौन था, अब जांच एजेंसी इस विषय पर जोर दे रही है। जांच अभी तेजी से चल रही है। तो मैंने ये सारा की सारा आप लोगों को जानकारी दे दी कि आदिल आदिल के चक्कर में मतलब सब इस तरह से कड़ियां जुड़ते गए। फिर ये महिला पकड़ में आई, जिसके पकड़ में आते ही उमर ने खुद को उड़ा लिया कि भाई अपन गए। ये जो था ना, मतलब जमात इस्लामिक, ये हाफिज सईद की जो बहन है, उसके द्वारा, उसकी बहन का नाम है सादिया अजहर, उसने जमात उल मोमिनात नामक एक ग्रुप बना रखा है। जमात उल मोमिनात की के कहने पर ये इस तरह के काम कर रहा था, और ये सारी जानकारी निकल कर आई थी। ये कहानी ये महिला के द्वारा की जा रही थी। 2 साल से ये विस्फोटक जमा कर रही थी। फिर यूनिवर्सिटी से सवाल जवाब किए गए कि तुम्हारे यहां ये हो रहा है, तो ये कह रहे साहब ये तो काम तो ढंग से कर रहे थे खुद का, हमको ये घर पे क्या कर रहे हैं क्या पता। और ये बात सच भी है, अब पता होना भी चाहिए। अब सब चीजें संदिग्ध रूप से देखी जाएंगी, विशेष रूप से इन लोगों के द्वारा किए गए कृत्य से। अब भारत के अंदर जो भी कश्मीरी छात्र, क्योंकि ये सब कश्मीर से जुड़े थे, अब वो जहां जहां भी रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, जिन यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ रहे होंगे, या फिर जिन जगह पर वो नौकरी कर रहे होंगे, जांच एजेंसीज वहां पर पहुंचेंगी और उनको जांच करेंगी। कारण भी है उसका, क्योंकि अब यहां पर चिंता आप लोगों ने, फिर वही वाली बात, जैसे कश्मीर में आतंकी हमला जब हुआ तब वहां के लोकल इन्वॉल्व थे, यह बात अब तक नहीं हुई थी। जब नहीं हुई थी तब तक तो हम हर कश्मीरी को यह मानकर चलते थे कि आतंकी हमले में कश्मीरी लोकल जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन अब यह चीजें पलटती जा रही हैं। आतंकियों ने मॉड्यूल पलट लिया है। आतंकियों ने कश्मीरियों को ही पैसा पहुंचा करके कि तुम ही करो ताकि हम बच जाएं। पाकिस्तान को डर है कि जैश ए मोहम्मद खत्म ना हो जाए तो नाम केवल कश्मीरियों का रहे, कश्मीरियों के खिलाफ भारत में नफरत रहे। देखिए बहुत ही स्पष्ट तरीके से खेला गया खेल है ये, कि कश्मीर के अंदर टूरिस्ट जाने से कैसे रुकेगा, कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भर दो। दूसरा, अब कश्मीरी ही व्हाइट कॉलर तरीके से इन्वॉल्व हैं तो ये लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो इनमें अपने आप भारत से एक अलगाव पैदा होगा कि यार भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटी कॉलेज नौकरी करने ही नहीं देते, हर दिन जांच एजेंसी जांचने आ जाती है, हर आदमी हमें दूसरे तरीके से देखता है। ये स्थिति जैसे पैदा होगी तो इनका आपस में मिलना, मेनलैंड इंडिया के साथ में मिलना मुसीबत का कारण बनेगा, और इसको पाकिस्तान चाहता है कि इनको सेपरेट करने। ये इनका दूसरा टैक्टिक। अब जवाब इसका यही है कि भारत को ना इन आतंकी ठिकानों को जो पाकिस्तान में है ना, उन्हें जड़ से खत्म करना चाहिए। ये ऑटोमेटिक मामले सेटल हो जाएंगे। उकसाने वाले लोग, देखो ये वो कार है जिस कार में वो उमर बैठा था, फ्यूल भराते हुए दिखाई दिया। ये व्यक्ति था जिसने खुद को उड़ा लिया। बाकी तो सब चीजें आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज में देख ही ली होंगी। ये वो सीसीटीवी फुटेज भी अब निकल कर आ गए हैं जिसमें इसने गाड़ी उड़ाई थी, मैं वो नहीं दिखाऊंगा। ये पूरा टाइम का वो निकल कर आ गया। कुल मिलाकर बात ये है कि भारत की जांच एजेंसीज ने बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से काम करते हुए एक बहुत बड़े हादसे को रोक लिया। क्योंकि इस बहुत बड़े हादसे में 3000 किलो विस्फोटक अगर फटता तो बहुत बड़ी चीज बनती। अभी भी बात जांच एजेंसीज के दिमाग में कुछ 5-6 सवाल लेकर के वो घूम रही हैं, और उनमें से बड़े सवाल जो है ना वो यही है कि यार इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट अल्टीमेटली आया कहां से, मतलब इतना सारा इकट्ठा कहां से किया इन लोगों ने। दूसरा, आतंकी 2 कार से आए थे, दूसरी कार वाला आतंकी कहां है, ये अभी भी जांच एजेंसीज के दिमाग में सवाल बना हुआ है। और तीसरा, ये उमर जो है ना, ये लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ाहट में फट गया। अगर ये इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट रखता था तो ये बड़ा हमला कर सकता था, लेकिन जैसे ही जांच एजेंसीज ने इसको पकड़ने की तैयारी की, उस समय ये निकल लिया, और निकल करके इसने आधी अधूरी तैयारी के साथ खुद को ब्लास्ट कर दिया। क्या ये आत्मघाती हमला था? यानी कि अगर ये उस तरह से था तो इसके बारे में जांच एजेंसीज का पुराना रिकॉर्ड कार्ड ये कहता है कि अक्सर ये लोग भाई 2 तरह से हमलों को माना जाता है। अगर आत्मघाती है तो वो जाकर कार को सीधा भेड़ता पहले और फिर ब्लास्ट होता, मतलब मरना ही है तो सब तरह से बर्बाद करके मरेंगे। ये चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। इसके 2 मायने निकले। पहला, ये फियादीनी हमले के लिए तैयार नहीं था कि मैं खुद लेकिन मरूंगा, लेकिन फिर भी इसने रिमोट से खुद को उड़ा दिया। दूसरा, ये आईईडी लगाकर ब्लास्ट नहीं किया गया था, अदरवाइज जमीन पर गड्ढा होता। अगर ये बहुत ज्यादा आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर पैक करके ले गया होता तो जमीन पर गड्ढा होता, ऐसा गड्ढा भी नहीं मिला है। यानी कि आधी अधूरी तैयारी के साथ घबराहट में किया गया हमला था। और संदिग्ध जो हैं ये तुर्की की यात्रा पर गए थे, और तुर्की के साथ भारत के जो रिश्ते चल रहे हैं ये पब्लिक में है। ऐसे में ये तैयारियां लंबे समय से कर रहे थे, उसके परिणाम यहां पर आए। लेकिन जांच एजेंसियों का इस बात पर सम्मान होना चाहिए कि उन्होंने देश में एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन हां, जो जिम्मेदार हैं उन्हें निश्चित ही पनिशमेंट मिले, फिर चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, उनका इंतजाम भारत सरकार करे, ये उनसे अपेक्षाएं रहेंगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों के साथ अवश्य साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।